तमाम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए किन लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है, आगे चल करके जब ये सब चीज़ें डिजिटाइज होंगी उसको किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश धर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर। द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 के इस मंच पे और आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मुझे शो में भाग लेने का अवसर दिया, मैं आप बहुत आभारी हुआ। यानी अब तमाम हमारे जो दर्शक हैं, खासतौर से जो लोग पेंशन स्कीम में इंटरेस्ट रखते हैं और ज़्यादातर लोग रखते हैं, तो उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, हम ये उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से। पहला सवाल यही होगा कि सर ये कर्मचारी पेंशन स्कीम जो EPS 95 है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और किस एवज में ये पेंशन मिलती है, इसके लिए पैसा कैसे इकट्ठा होता है, इसके बारे में सबसे पहले जो बेसिक सवाल है वो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, जहां तक पेंशन का संदर्भ है, EPS 95 16/11/95 को शुरू हुई है और वो प्रत्येक संस्थान जहां पर 20 आदमी कार्य करते हैं, सिनेमा हॉल के का अगर संदर्भ लेंगे तो उसमें 5 आदमी मारे जाते हैं और कुछ हमारे यहाँ जैसे कि ब्रिकलिन्स से उसमें 10 पे भी कवरेज होता है। तो ऐसे जितने भी कर्मचारी हैं जिन्होंने लगातार जिनका 9.5 साल तक पेंशन का अंशदान प्राप्त हुआ है, वो जो है EPS 95 के अंतर्गत जो है 16/11/95 के बाद जो है जिनका 9.5 साल तक पेंशन का अंशदान आया है निरंतर, वो पेंशन के पात्र है, पेंशन का लाभ ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि और इसमें लाभ जो है वो जितने भी प्राइवेट, जितने भी हमारे यहाँ जितने भी प्राइवेट क्षेत्र है या सेमी गवर्नमेंट है, उसके जितने भी कर्मचारी है वो सब इसके लाभ के पात्र है और वर्तमान समय में हम 74 लाख के आसपास लोगों को जो है वो पेंशन दे रहे हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीमों में से एक है जिसके द्वारा इतने ज्यादा असंगठित क्षेत्र के लोगों को जो है वो पेंशन दिया जा रहा है। तो हमारे जो मुख्य जो पात्र है वो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, श्रमिक वर्ग है और स्कूलों के कर्मचारी है, प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारी है और प्राइवेट बिल्डर्स के कर्मचारी है, फैक्ट्रियों के कर्मचारी है और इस तरीके से समाज का वो वर्ग जहां पर असंगठित है या जो प्राइवेट है वहां पर ये पेंशन देने का सरकार का बड़ा अनूठा प्रयास। जी द्विवेदी जी, आपसे अब सवाल ये है कि जो लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं, जहां अब तक हम सुनते आए थे सरकारी क्षेत्र में पेंशन मिलती है, वहां पर भी समाप्त हो गई है, NPS की बात होती है, पुरानी पेंशन स्कीम की बात होती है, लेकिन सब लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं कि ऐसा क्या हो जिससे उनको एक उम्र के बाद पेंशन मिल सके। निजी क्षेत्र के लोग खासतौर से चिंतित होते हैं। किस आधार पर निजी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग आज आपके जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे कि किस आधार पर ये पेंशन तय होती है? इसकी कोई अधिकतम सीमा है क्या, कोई न्यूनतम सीमा है? जो पेंशन तय करने EPFO की जो पेंशन है वो घटी दर पर 50 साल की उम्र से लिया जा सकता है। 58 साल की उम्र के बाद जो है पूर्ण पेंशन मिलेगी। 50 साल की उम्र से अगर आप लेना चाहते हैं तो 4% प्रति ईयर की दर से घट करके आपको पेंशन की सुविधा जो है वो प्राप्त होगी। आप जो है पेंशन जो है वो 4% के आधार पर बढ़ा भी सकते हैं और 60 साल की उम्र पे भी ले सकते हैं। अब ये गवर्नमेंट ने ये एक सुविधा दिया है कि आप 60 साल के रिटायरमेंट पे पेंशन लीजिए और 2 साल की जो पेंशन है वो 4% के आधार पर आपका बढ़ जाएगा। अब इसका जो पेंशन निकालने का जो फार्मूला है वो है पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल वेजेस बटा 70। अब पेंशनेबल सैलरी जो है वो किस तरीके से डिसाइड करेंगे और पेंशनेबल सर्विस किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि हमें चाहिए 9.5 साल तक का लगातार की कंट्रीब्यूशन की सर्विस 16/11/95 के बाद की जो पेंशन की आपने बात किया है। और इसमें जो है मान लीजिए आपने 10 साल सर्विस किया, इसमें 6 महीना या 5 महीना NCP डेज निकल आए, तो उस परिस्थिति में भी आप जो है वो पेंशन के पात्र होंगे। अगर 9.5 साल से कम है तो उस स्थिति में आपको जो है स्कीम सर्टिफिकेट मिलेगा जो भविष्य में आपकी पेंशन की पात्रता
स्वीकृत होने में सहायक हो। अब सवाल यहाँ पर ये बहुत द्विवेदी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब अरे जो, हाँ जी, आपका प्रश्न कैसे तय होता है पेंशन की राशि? हाँ, तो पेंशन की राशि जो है वो पेंशनेबल सर्विस और इंटू पेंशनेबल वेजेस बटा 70। अब पेंशनेबल वेजेस क्या है? लास्ट 5 साल में जो आपको पेंशन वेजेस मिली है, उसको आप 5 साल की वेजेस को 60 से डिवाइड कर देंगे, उसका जो एवरेज निकलेगा वो पेंशनेबल वेजेस हो जाएगा। अच्छा, तो पहले जो पेंशन की जो 16/11/95 की जो हमारी स्कीम थी, उसपे जो हमारी पेंशन की सीमा थी वो 6500 की थी। उसके बाद जो सितंबर 2014 से वो लिमिट बढ़ करके जो है 15,000 हो गई। तो पहले पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन था वो 6500 की सीमा पर कटता था। जी, अब जो है पेंशन का जो अंशदान है वो 15,000 की सीमा पे 1250 रुपए का कटता है। अब मेरा तो जी, ये जो पेंशन जी, 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 मेरा जो अब सवाल है वो ये है, हम चाहेंगे कि जो तमाम दर्शक देख रहे हैं वो आम भाषा में समझ सके। जैसे मान लीजिए, सामान्य तौर पे अगर हम माने कोई निजी क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा है और 40-50 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह है, और उसकी पेंशन जो है कितनी बन पाएगी, और उसके लिए उसे कहाँ पे कौन सी जो हमारे पीएफ में पैसे जा रहे हैं, क्या वही आगे कैलकुलेट होकर के पेंशन में तब्दील होंगे, या उसके लिए कोई अलग प्रावधान है? एक सामान्य व्यक्ति जो आपको देख रहा है निजी क्षेत्र में काम करने वाला, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि वो कैसे अपनी पेंशन को बढ़ा सकता है? क्या उसमें और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता है? कैसे वो प्लान कर सकता है अपनी पेंशन को? देखिए, आपका कहना ये है कि मान लीजिए एक आदमी ने जो है वो 6 साल तक दूसरी एक जगह काम किया। राकेश जी, अगला सवाल ये है कि प्राइवेट सेक्टर में हम देख रहे हैं खास तौर से लोग बड़ी जल्दी जल्दी नौकरियां बदल रहे हैं। कई बार नौकरियों में गैप भी आ जाता है, लोगों की छटनी भी हो जाती है। इससे कर्मचारी की पेंशन पर क्या असर पड़ता है, और इस स्थिति में गणना कैसे की जाती है कि मान लीजिए किसी ने 4-5 साल काम किया, 2-4 महीने बीच में ऐसे रहे कि गैप रहे, फिर उसके बाद से नई नौकरी मिली, या फिर लोग स्विच कर रहे हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, क्या इससे फ़र्क पड़ता है पेंशन पर? देखिए, 2012 के बाद जो है वो हमारे यहाँ यूएन का कंसेप्ट आया, जी, यूनिवर्सल अकाउंट। तो आदमी कितनी बार भी नौकरी चेंज करे, उसका यूएन सेम रहे। अब इस परिस्थिति में ये होगा कि आदमी का ट्रांसफर का जो है वो फॉर्म एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाएगा, तो उससे जो है उसकी पेंशन की जो सर्विस है वो ट्रांसफर हो जाएगी। और जो आपने बताया है कि 2-4 महीने की गैप हो जाता है, तो वो गैप होने से ये रहेगा कि जो पेंशन की सर्विस जो है वो जो गैप का पीरियड होगा वो एनसीपी डेज पे आ जाएगा। तो जब पेंशनेबल सर्विस हम काउंट करेंगे तो मान लीजिए उसने 4 साल एक जगह काम किया और जो है 4-5 साल दूसरी जगह काम किया, 4 साल तीसरी जगह काम किया, तो वो उससे तीनों सर्विस जो है वो एक स्थान पर ट्रांसफर करा लेगा। और उस में जो है गैप की अवधि जो है ट्रांसफर कराने के जो है तो वो घटा दी जाएगी एनसीपी डेज करके, और उसकी पेंशन की पात्रता तय कर दी जाएगी। इसमें ये भी रहता था पहले 2012 के पहले कि आदमी जो है वो जितने साल सर्विस किया 4 साल, वहां से वो अपना पीएफ का पैसा ले लेगा और 4 साल की सर्विस का वो अपना स्कीम सर्टिफिकेट ले लेगा। फिर उसके बाद अन्य जगह उसने काम किया तो वहां पर स्कीम सर्टिफिकेट, 5 साल मान लीजिए सर्विस काम किया तो वहां से भी स्कीम सर्टिफिकेट ले लेगा, और उसने 4 साल की सर्विस का पीएफ पैसा उसने ट्रांसफर करवा लिया। अब इस तरीके से जो स्कीम सर्टिफिकेट उसे प्राप्त होगा विभिन्न अवधियों का, विभिन्न कार्यकाल और विभिन्न सेवाओं का, वो जाकर के अंतिम जहां से वो पेंशन लेना चाहता है वहां पर जब वो स्कीम सर्टिफिकेट जमा करेगा तो स्कीम सर्टिफिकेट की सेवाओं को कंसीडर करके उसकी पेंशन की पात्रता तय कर दी जाएगी और पेंशनेबल अमाउंट भी की गणना भी कर जी, एक सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है, कई बार जैसा भी आप जिक्र भी कर रहे थे, तमाम घरेलू ज़रूरतों की वजह से लोग पेंशन के पैसे, माफ़ कीजिएगा, जो पीएफ के पैसे हैं वो निकाल लेते हैं। तो क्या अगर पीएफ से विड्रॉल करते हैं तो इसका भी पेंशन पर असर पड़ता है क्या? देखिए, पीएफ के विड्रॉल का पेंशन पर कोई असर, पेंशन का अंशदान अलग इकट्ठा होता है जी, और उससे किसी भी विड्रॉल का जो एडवांस आप लेते हैं वो एडवांस का पैसा जो है पेंशन के अंशदान से आपके नहीं जाता है। समझ रहे? तो पेंशन के अंशदान से जो आप पीएफ का विड्रॉल लेते हैं उससे पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। बस ये है कि आपको ये देखते रहना है कि आपकी सर्विस पे
निरंतरता बनी रहे और आप 9.5 साल की जो सर्विस है वो कंट्रीब्यूटरी सर्विस है, उसे पूर्ण पेड़ जो है उस सर्विस को करे, उसके बाद आपकी पेंशन की पात्रता अपने आप सुनिश्चित हो। अब अगला सवाल ये आता है कि ईपीएफओ की ओर से पेंशन मिलनी कब शुरू होती है, क्योंकि निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में कर्मचारी जो है वो रिटायरमेंट की आयु से पहले ही नौकरी छोड़ देते हैं, या फिर छूट जाती है, या फिर उन्हें निकाल दिया जाता है, क्योंकि 60 साल की उम्र बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कब से पेंशन मिलनी शुरू होगी? आपने एक जिक्र किया कि 50 के बाद भी पेंशन मिलनी शुरू हो सकती है, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ छूट होगी, उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से 50 साल में मैंने बताया था जी, कि घटी दर से पेंशन शुरू होती है, वो 58 साल की उम्र में पूर्ण दर से पूर्ण पेंशन पाने का वो पात्र हो जाता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज की डेट में हम 74 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं जी। ये अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है और बड़ा ही इसे अभिनव कदम माना जाता है सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से। तो और अब है क्या कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 9.5 साल तक उसका लगातार कंट्रीब्यूशन आया है, तो वो घटी दर से अगर पेंशन लेना चाहता है तो 50 साल की आयु में वो ले सकता है, लेकिन उसका 4% के हिसाब से 850 के हिसाब से 4% पर ईयर के हिसाब से उसकी पेंशन कम हो जाएगी। तो उसको ये सोचना है कि हम 50 साल की उम्र में ले रहे हैं, तो 58 साल में जो हमारी पूर्ण पेंशन बनती वो उस पेंशन से हमें जो है वो कम पेंशन मिलती और वो अच्छी खासी अमाउंट जो आप कम हो जाएगी, उसकी राशि जो है अच्छी खासी संख्या में कम हो जाएगी। 58 साल की उम्र में आप जो है वो पूर्ण पेंशन पाने के हकदार। 58 साल की उम्र में आपको पूर्ण पेंशन मिलेगी ईपीएफ एक्ट स्कीम के साथ। अब हमारे यहाँ अभी हाल के समय में ये प्रावधान किया गया है कि आप 60 साल की उम्र में भी बढ़ी दर से पेंशन ले सकते हैं, तो 4% पर ईयर के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। तो वो 60 साल की उम्र में 2 साल आप और पेंशनेबल सर्विस और पेंशनेबल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उससे आपके पेंशनेबल सर्विस बढ़ करके और 4% के हिसाब से आपकी जो है वो पेंशन बढ़ी जा सकती है। अब अगला सवाल ये है कि सोशल सिक्योरिटी की को लेकर के ईपीएफओ की तरफ से क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं? अगर कर्मचारी का पीएफ कट रहा है और उसकी मौत हो गई है, तो परिवार के जो बाकी उसके आश्रित हैं, चाहे पत्नी हो या बच्चे हों, क्या उसको कोई सुविधा मिलती है पेंशन से जुड़ी हुई? जी, उस स्थिति में ये है कि हमारे यहाँ फॉर्म 2 है, वो नॉमिनेशन फॉर्म होता है। उस नॉमिनेशन फॉर्म पे हम अगर व्यक्ति विवाहित है तो अपनी पत्नी और बच्चों का नाम देता है, यदि अविवाहित है अपने माता पिता का नाम देता है। तो हम आज की डेट में ये 7 लाख रुपए तक का ईडीएलआई का जो है, जो भी पीएफ का पात्र है वो ईडीएलआई का पर्याप्त पात्र हो जाता है, तो उसको 7 लाख रुपए तक की हम मैक्सिमम जो है वो बीमा की राशि जो है वो देते हैं। और ये एक बड़ा ही अभिनव प्रयोग अपने ढंग से बड़ा ही अच्छा प्रयास है सरकार का, जिससे जो है व्यक्ति को बड़ी ही आर्थिक रूप से मदद। एक सवाल यहाँ पर ये है कि वो लोग जो पेंशन के पात्र नहीं हैं लेकिन पीएफ में उनके पैसे जमा हो रहे हैं और लगातार खबरें आ रही हैं कि अब ब्याज के पैसे आने वाले, और हमारे तमाम ऐसे दर्शक होंगे जो ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर में इसमें इतना डिले कब हो रहा है और कब तक जो है ये ब्याज की जो रकम है वो उनके पीएफ अकाउंट में पहुंच जाएगी। और आप जैसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये सवाल तो आज हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे, कुछ अगर आप अटकलें बता सकें। देखिए हम लोग जो है वो ईपीएफओ आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि आज के दौर में, जबकि पिछले 2 साल से पूरा देश जो है कोरोना जैसी त्रासदी से गुजरा है और आर्थिक मंदी का समय रहा, उसके बाद भी समस्त चाहे विदेशी बैंक हो, चाहे देशी बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, हर जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम कर दिया गया है। उस स्थिति में भी आज की डेट में भी हम 8.1% जो है ईपीएफ पे जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं उसको जो है वो हम ब्याज देते हैं। तो इस तरीके से ब्याज देने का जो प्रयास है वो हमारे जो 6 करोड़ से ज्यादा जो अन्नदाता है उनको जो ये हम ब्याज दे रहे हैं, ये अपने आप में ये बड़ा ही अभिनव प्रयोग है। उसकी जितनी भी सराहना की जाए, मुझे लगता है आप भी इस बात की सराहना करेंगे। नहीं, बिल्कुल सराहना करेंगे। ये वास्तव में ये दे पाना
इस आर्थिक मंदी के दौर में बड़ा ही मुश्किल काम। लेकिन हमने इतनी आर्थिक मंदी आई, लेकिन कहीं भी हमने जो है अपने प्रयास को शिथिल नहीं होने दिया है। अब आपका कहना ये है कि जो सब्सक्राइबर है उसका इंटरेस्ट का क्या क्या है, तो इंटरेस्ट का जो है वो हमने दो उसमें लगातार उनको इंटरेस्ट दे दिया है, और आज की डेट में हम पासबुक जैसी सुविधा देते हैं, और ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति जो है यूएन नंबर से अपना देख सकता है कि उसका कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, क्या उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो अपनी पीएफ की पासबुक अपडेट करा सकता है, उसमें उसकी सारी जानकारी पीएफ के पासबुक के माध्यम से उसे मिल जाएगी। लेकिन तो ये जो है जी, लेकिन द्विवेदी जी, एक जो मेरा सीधा सवाल था आपने उसको डक कर दिया, उसको आप पूरी तरीके से मतलब जो है कहते हैं कि उसको पूरी तरीके से आपने उस गेंद को छोड़ दिया। मैं सीधा सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि उम्मीद कब तक करें, जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्या हाल फिलहाल में जल्द उम्मीद करें या अभी इसमें ब्याज के पैसे आने में थोड़ा समय लगेगा अभी? नहीं, बिल्कुल ब्याज के पैसे आपके बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये दिसंबर में और पूरे ब्याज के पैसे दे देने की बात हो रही है। दिसंबर तक उम्मीद करें? किसी भी प्रकार का ब्याज का पैसा जी आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि राकेश धर द्विवेदी जी मनी 9 के मंच पे कह रहे हैं कि दिसंबर तक ब्याज के पैसे आ जाएंगे। नहीं, देखिए, मैं ऐसा जो है ये हमने लगातार जो है वो ब्याज के पैसे, आप लोग तो इसके पहले भी हमेशा ब्याज के पैसे समय समय पे मिलते रहे हैं, और सरकार ने वित्त मंत्री जब भी हमारे यहाँ से घोषणा हुई है उस घोषणा के अनुसार हमेशा ब्याज के पैसे आपको मिल गए हैं। ब्याज के पैसे हमने अपनी घोषणा को कभी भी जब भी घोषणा की है उस घोषणा के अनुसार हमने ब्याज के पैसे दे दिए हैं, और आप उस ब्याज के पैसे को ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये इसमें कभी भी किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होती कार्यालय। ठीक, अब चलिए जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। झांसी से ललित पांडे जी ने सवाल भेजा है, 62 साल इनकी उम्र है। इन्होंने कहा है कि मैंने गुरुग्राम में 2 गारमेंट कंपनियों में 6-6 साल काम किया, यहाँ नियमित रूप से इनका पीएफ कटता था, अब ये दोनों कंपनियां बंद हो गई हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मुझे पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं पात्र हूँ पेंशन के लिए या नहीं है? जी, उनको ये करना है कि जो पहली कंपनी में उन्होंने काम किया है उसका उन्होंने सर्टिफिकेट, लाइव सर्टिफिकेट उन्हें मिला पेंशन का, तो उस लाइव सर्टिफिकेट को उन्होंने जो दूसरी कंपनी में काम किया है वहाँ के में लाइव सर्टिफिकेट जमा कर देंगे, और वहाँ से ट्रांसफर के लिए फॉर्म भर के सर्विसेज ट्रांसफर करा देंगे फॉर्म 13 के बाद। तो दोनों जगह के जो सर्विसेज जो है वो जो जहाँ पे अंतिम समय में काम किया है उस कंपनी में जो है दोनों जगह की सर्विसेज ऐड हो जाएगी, और उसके पश्चात जो है अगर वो कंट्रीब्यूटरी पीरियड जो है वो 9.5 साल या उससे अधिक होगा तो निश्चित रूप से ये इनको जो है पेंशन जो है वो मिलेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना इनको नहीं करना पड़ेगा। अगला सवाल हमें यादराम सिंह जी ने भेजा है, जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। इनकी उम्र 42 साल है। इनका कहना ये है कि एक टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे हैं, EPS 95 में शुरू से ही ये जुड़े हुए हैं, और इस योजना में अभी न्यूनतम और अधिकतम कितनी पेंशन का प्रावधान है और क्या इसमें बदलाव भी होता रहता है, ये बहुत सारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किस आधार पर इसकी गणना होती है। आपने एक फॉर्मूला बताया है, लेकिन अधिकतम क्या और न्यूनतम को लेकर के भी कोई नियम है क्या? देखिए, EPS 95 में जो है वो आपको जो है वो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए और अधिकतम पेंशन जो है वो 3250। तो EPS 95 के अंतर्गत ये आप सुनिश्चित कर लीजिए कि 1,000 रुपए की मिनिमम पेंशन आपको मिल रहा है और अधिकतम पेंशन जो है वो 3250 रुपए की। ठीक, अब चलते चलते आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि कुछ ऐसी ज्ञान की बात या कुछ ऐसी बातें जो लोग गलतियां करते हैं, पेंशन को लेके तमाम सारे लोग सवाल भी करते रह रहे हैं हमारे पास, चलते चलते कोई एक ऐसी चीज़ें कि जो भूल, जो गलती लोगों को नहीं करनी चाहिए अगर वो पेंशन के लिए पात्रता चाह रहे हैं तो? देखिए, सबसे पहली बात ये है, यदि आप पेंशन के लिए पात्रता चाह रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपको कम से कम 9.5 साल की सर्विस जो है उसमें ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका पेंशन का कंट्रीब्यूशन कटा है। तो
अब देखिए अक्सर गलतियां लोग ये करते हैं कि छोटे छोटे अवधि की सर्विसेज करते हैं, 5 साल, 4 साल, 3 साल, और उस अवधि का जो पैसा होता है वो फॉर्म 19 और 10C, हमारे यहाँ दो फॉर्म होते हैं। 10C में जो पेंशन का अमाउंट कटा होता है वो मिलता है, और 19 में पीएफ का अमाउंट मिलता है। तो गलतियां लोग ये करते हैं कि दोनों पैसा जो है निकाल लेते हैं। वास्तव में करना ये चाहिए कि यदि वो पेंशन की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो जो 10C का पैसा लेते हैं उसकी जगह वो स्कीम सर्टिफिकेट ले, और जितनी भी जगह वो चेंज कर रहे हैं वो पेंशन की सर्विस जो है वो फॉर्म 13 के द्वारा ट्रांसफर करा ले, और स्कीम सर्टिफिकेट जो है लास्ट में जहां से पेंशन वो लेना चाहते हैं वहां पे जाके सरेंडर कर दे, तो उनको बड़ी अच्छी खासी जो है वो पेंशनेबल सर्विस हो जाएगी और उनको बड़ा ही अच्छी पेंशन प्राप्त होगी। तो मेरा सुझाव ये है कि जो लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल की सर्विस करके और जो है वो अपना 10C का पैसा लेते हैं, निकाल लेते हैं, उससे उनकी जो पेंशनेबल सर्विस होती है जी जी। उसकी गणना योग्य नहीं रह जाती। तो आदमी को ये प्रयास करना चाहिए कि स्कीम सर्टिफिकेट ले, और किसी भी तरीके से जितनी जगह काम किया है जी। उसको जो है वो 9.5 साल से ज्यादा कंट्रीब्यूटरी पीरियड उसको के योग्य बनाए, पेंशनेबल सर्विस में जोड़ने योग्य हो उसकी जी। सर्विस, और उसके पश्चात जो है अंतिम जगह पे 50 साल की उम्र पे घटी दर पर और 58 साल की उम्र में पूर्ण रूप से वो पेंशन जहाँ अंतिम रूप से जहाँ से कार्य जी। किया है वहां पर जमा करके पेंशन ले सकते चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आज की इस चर्चा में जी। जुड़ने के लिए और पेंशन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से आप पात्र इसके हो सकते हैं, किस तरीके से आप इसका लाभ हो सकते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनी 9 में आने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मानित श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।